हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। तो डियर फ्रेंड्स, हम इसके पहले पार्ट 2 में पढ़ रहे थे समुद्र समीर। ठीक है, समुद्र समीर किसे कहते हैं? तो इसमें तटीय क्षेत्रों वाले जो लोग हैं एक मनोरंजन घटना अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है। ठीक है, और स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर को बहती है और समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। दिन के समय जो है स्थल वाला स्थान गर्म होता है और ऊपर की ओर गर्म वायु बहती है, और इसका स्थान लेने के लिए समुद्र से कैसी आती है? ठंडी वायु आती है। ठीक, चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। तो ये चक्र पूरा करने के लिए स्थल की ओर से क्या है? गर्म वायु समुद्र की ओर बहती है, और समुद्र से आने वाली वायु ठंडी वायु समुद्र समीर इसे कहा जाता है। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ लेने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। तो ये समुद्र की जो हवा लेने के लिए कि खिड़कियां का मुंह जो है समुद्र की ओर को किया जाता है। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। रात में इसका प्रक्रम जो है उल्टा हो जाता है। तो समुद्र का जल स्थल और अपेक्षाकृत धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। इस समय जो है स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर को बहती है। ठीक है, ये देखिए इसमें दिखाया गया है समुद्र समीर और थल समीर। ये समुद्र समीर दिखाया है, स्थल की ओर से ठंडी वायु इधर को बह रही है। इसमें देखिए ये ठंडी वायु बह रही है और समुद्र की ओर से ठंडी वायु आ रही है, स्थल से गर्म जा रही है। रात को जो है समुद्र से ये जाती है और यहाँ से ठंडी वायु समुद्र की ओर को आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसे जो है थल समीर कहा जाता है, रात्रि वाला, और उसे दिन में जो स्थल की ओर से बहती है और समुद्र से ठंडी हवा जो आती है उसे क्या कहते हैं? समुद्र समीर कहते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए, जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि हम दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। चूँकि पृथ्वी पर सूर्य के बीच अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? चालन या संवहन द्वारा नहीं पहुंचती है। ठीक है, अब आप सोचोगे क्या सूर्य से भी हमें इसी रूप में ऊष्मा पहुंचती है, लेकिन यह सही नहीं है। हमें जो है विकिरण के द्वारा ऊष्मा हम तक पहुंचती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, माध्यम विद्यमान हो न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होता है। ठीक है, ज्वाला से हटाकर कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश में स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है और ऊष्मा ग्रहण करता है। तो मनुष्य का शरीर जो होता है वो विकिरण द्वारा ही ऊष्मा को ग्रहण करता है और ऊष्मा को देता है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण द्वारा किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इसका कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है, तथा कुछ भाग परागत हो सकता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। तो ऊष्मा जो अवशोषित करती है उस कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। धूप में बाहर जाते समय आपके छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? आप देखिए, जब आप धूप में बाहर जाते हैं तो हम आपसे कहते हैं छाता लेके जाओ, तो इसका परामर्श क्यों दिया जाता है? ठीक है, ये भी आपको सोचना है। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। अब हमको पढ़ना है सर्दियों और गर्मियों में हमारे वस्त्रों के प्रकार। आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं, सभी बच्चे जानते हैं, तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं इसका पता लगाना है हमको। ठीक है, ऐसा आखिर क्यों करते हैं? तो देखिए, अब देखिए इसके लिए हम क्या क्रियाकलाप लेंगे। टिन के डिब्बे एक जैसे 2 डिब्बे लेने हैं। इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काला कर दो और दूसरे के पृष्ठ को श्वेत पेंट कर दो। ठीक है, अब 2 डिब्बे आपको टिन के लेने हैं, एक को बाहर सफ़ेद कर दो, एक को काला कर दो, तथा दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में पानी भर दो और उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दो। अब दोनों में बराबर मात्रा में पानी रख दो और दोनों को 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। ठीक है, ये दोनों रखे, ये देखिए इसमें आपको चित्र दिखाया गया है, एक काला पेंट किया है, इसमें सफ़ेद पेंट किया है। ठीक है, ये दोनों डिब्बे रखे हैं।
दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप मापिए। क्या आप दोनों के ताप में कुछ अंतर पाते हैं? उसके बाद आपको 1 घंटे धूप में रख के देखना है कि दोनों के ताप को आपको नापना है। दोनों को छू कर देखते हैं कि आप दोनों का ताप क्या अनुभव करते हैं। छू के भी देख सकते हैं आप, ठीक है। क्रियाकलाप 3.10 में उपयोग किए दोनों डिब्बे लीजिए, दोनों में समान मात्रा में समान ताप लगभग 60 डिग्री सेल्सियस का जल भरिए। इसके बाद आपको इन दोनों में समान मात्रा का जल भर देना है। दोनों डिब्बों को किसी कमरे में अथवा छाया में रखना है। इसके बाद आपको दोनों डिब्बे जो है पहले धूप में रखे थे आपने, अब उसको छाया में रखना है। 10-15 मिनट के पश्चात प्रत्येक डिब्बे का जल का ताप ज्ञात कीजिए। अब दोनों डिब्बों को आपको देखना है कि दोनों का ताप समान दर से कम हुआ है। इन क्रियाकलापों से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसको आप डियर स्टूडेंट आप इसको करके ज़रूर देखिए अपने घर पे, तो आपको पता लगेगा कि ऊष्मा कैसे होती है। ठंडे में क्या ठंडा होता है, गर्म में कैसे होता है, ठीक है। गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। गहरे रंग जो है अधिक अवशोषित करता है ऊष्मा को, और हल्के रंग जो है कम अवशोषित करते हैं। इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है गर्मियों में, ठीक है। सर्दियों में हम गहरे पहनते हैं और हल्के रंग के कपड़े वस्त्र जो है ऊष्मा के विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं। इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र आरामदायक लगते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें ये दिया गया है, हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बना पाना संभव है जिस पर बाहर की गर्मी सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े? भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि इसके बीच में वायु को एक परत बंद हो जाए, और ऐसा संभव किया जा सकता है, ऐसा करने की विधि है, ठीक है। तो ऐसा संभव किया जा सकता है, ऐसा करने की एक विधि है, भवन निर्माण में खोखली ईंटों का प्रयोग किया जाए, जो कि आजकल उपलब्ध हैं। तो क्या कह रहे हैं, भवन निर्माण में खोखली ईंटों का प्रयोग किया जा सकता है, जिस पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है, ठीक है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। सर्दियों में हम जो है ऊनी वस्त्र पहनते हैं, जिससे हमें गर्मी बने रहती है। हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन जो है ऊष्मारोधी होता है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है या ट्रैप रहती है। यह वायु हमारे शरीर का ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकसित होने से रोकती है, ठीक है। हमें उष्णता का अनुभव होता है। मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबलों में किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने की छूट दे, तो आप इनमें से किसको चुनेंगे? याद रखिए, दोनों कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान है, ठीक है। अब देखिए इस लेसन में आपने कौन कौन से नए शब्द सीखे। पहले सेल्सियस स्केल सीखा, जिसमें थर्मामीटर से ताप नापा जाता है। चालन सीखा, चालन क्या होता है, चालक क्या होता है सीखा। संवहन कुचालक सीखा। अधिकतम न्यूनतम तापमापी सीखा। ऊष्मारोधी सीखा। थल समीर सीखा। समुद्र समीर पढ़ा आपने, ठीक है। विकिरण पढ़ा, ताप पढ़ा, तापमापी जो आप अब अच्छे से समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। थर्मामीटर पढ़ा, नहीं समझे तो इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा। अंकीय तापमापी पढ़ा और पूर्तिरोधी पढ़ा था, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपने इसमें क्या सीखा, ठीक है। हमने इस लेसन में क्या क्या सीखा। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट है, किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हमें सदैव अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते। किसी वस्तु की उष्णता की कोटि, उष्णता की जानने के लिए हम अपने स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर 2, ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। ताप जो है किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। अगला पॉइंट है, तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है। तापमापी या थर्मामीटर वह है जिससे ताप नापा जाता है, ठीक है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप नापने के लिए किया जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग हम केवल शरीर का ताप नापने के लिए करते हैं। थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इन तापमापियों का परिसर प्रायः 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री तक होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था, ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है।
एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है। पहला, चालन विधि से हो सकती है, संवहन से हो सकती है और विकिरण से हो सकती है। ठीक है, ठोसों में प्रायः चालन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित होती है। ठोस चीज़ों में, द्रव तथा गैसों में ऊष्मा किससे होती है स्थानांतरित? ऊष्मा संवहन के द्वारा होती है। और विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित करते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहा जाता है। जैसे कौन कौन से हैं ऊष्मा के चालक? एल्यूमिनियम है, हमने पढ़ा था, और इसके अलावा लकड़ी है। ठीक है, नहीं लकड़ी नहीं, सॉरी, एल्यूमिनियम और आयरन। ठीक है, ये ऊष्मा के चालक है। ठीक है, गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों की अच्छी अवशोषक होती हैं। गहरे रंग की कलर जो होता है ऊष्मा का विकिरण का अच्छा अवशोषक होता है। यही कारण है हम गर्मियों में हल्के रंग की वस्तुओं में अधिक आराम का अनुभव करते हैं और सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण है कि ऊन ऊष्मारोधी है तथा इसके रेशों के बीच में वायु फंसी होती है। तो डियर स्टूडेंट, आपको ऊष्मा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये लेसन। अगर समझ में नहीं आया तो आप इसे बार बार पढ़िए और अगले वीडियो में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, तभी हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।